आरोह भाग 2 का आखिरी गद्य पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यह पाठ अंबेडकर के विख्यात भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट जो 1936 में लिखी गई थी उस पर आधारित है। इसका अनुवाद ललई सिंह यादव ने जाति भेद का उच्छेद शीर्षक के अंतर्गत किया। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन जो कि 1936 में आयोजित की गई थी के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्ण सहमति न बन पाने के कारण यह सम्मेलन स्थगित हो गया। भीमराव जी अंबेडकर के जीवन के विषय में, इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ एवं निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का भी इन्होंने समर्थन किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माता थे। अंबेडकर विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। इनकी रचनाएं हैं बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय पुस्तकें व भाषण, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस and development, the untouchables, who are they, who are the Shudras, Buddha and his Dharma, thoughts on linguistic states, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste, labor and parliamentary democracy, Buddhism and communism। इन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत और जनता पत्रिका का संपादन भी किया। पाठ का सारांश। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। समर्थक कहते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। जो लोग जातिवाद का समर्थन करते हैं वह ऐसा कहते हैं कि जाति विशेष अपने कार्य में कुशल होते हैं, इसलिए उनके श्रम का विभाजन, कार्य का विभाजन भी जाति के आधार पर ही किया जाए। लेखक कहते हैं श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों में भेदभाव की भावना विकसित करती है। भारत की जो जाति प्रथा है, क्योंकि यहाँ पे जाति के आधार पर श्रमिकों का विभाजन किया जाता था, तो इसलिए उनकी रुचि नहीं पूछी जाती थी, इच्छा नहीं पूछी जाती थी, क्षमता नहीं देखी जाती थी। केवल वह जो जिस जाति का है उसे वही कार्य करना है, उसके लिए उन्हें मजबूर किया जाता है। तो यह एक तरह से अस्वाभाविक विभाजन है और साथ ही साथ यह समाज में भेदभाव की भावना का भी विकास करता है। लेखक कहते हैं कि जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन का मान लिया जाए तो यह भी मानव की रुचि पर आधारित नहीं है। सक्षम समाज को चाहिए कि वह लोगों को अपनी रुचि का पेशा अपनाने योग्य
बनाएं, क्योंकि अगर किसी पेशे में हमारी रुचि है तो हम उस कार्य को बड़े मन से करेंगे। जाति प्रथा में यह दोष है कि इसमें मनुष्य का पेशा उसके प्रशिक्षण या उसकी निजी क्षमता के आधार पर न करके उसके माता पिता के सामाजिक स्तर से किया जाता है। यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। और ऐसी दशा में कभी कभी ऐसा भी होता है कि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में परिवर्तन से भूखों मरने की नौबत आ जाती है। यानी कभी कभी किसी पेशा विशेष के कार्य की आवश्यकता जब समाज को नहीं होती है तो फिर वह व्यक्ति क्या काम करेगा। और जहाँ हिंदू धर्म में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार फिर बेरोजगारी की समस्या उभर आती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि व भावना को कोई स्थान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में लोग काम में अरुचि दिखाते हैं। जाहिर सी बात है, जिस काम को करने की हमारी इच्छा नहीं होती, जबरन वह हमसे अगर काम करवाया जाए तो उस काम को हम निपुणता से पूर्ण नहीं करेंगे। अतः आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़ कर निष्क्रिय बना देती है। यह पाठ 2 भाग में है। पहला भाग था श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इसका दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। पाठ के इस अंश में लेखक ने बताया है कि समाज में 3 तत्व अनिवार्यतः होने चाहिए। एक आदर्श समाज में 3 तत्व अवश्य होने चाहिए: समानता, स्वतंत्रता व बंधुता। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित है। पहला बिंदु लेते हैं भ्रातृत्व। भ्रातृत्व अर्थात भाईचारा। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी परिवर्तन समाज में तुरंत प्रसारित हो जाए। कहने का मतलब, कुछ भी अगर परिवर्तन हो तो एक दूसरे से हम छिपाए नहीं, तुरंत एक दूसरे को हम बता दें। और ऐसे समाज में सबकी प्रत्येक कार्य में भागीदारी होनी चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। आप जानते हैं लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। तो जब हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे तो हमारे बीच भ्रातृत्व की भावना रहेगी, सकारात्मक बात करेंगे तो ज़रूर हम लोकतंत्र को सफल बना सकते हैं। दूसरा बिंदु है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता किसे पसंद नहीं, और हमारे संविधान ने हमें स्वतंत्रता के अधिकार भी दिए हैं। आवागमन, जीवन व शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, संपत्ति, जीविकोपार्जन के लिए ज़रूरी औजार व सामग्री रखने के अधिकार की स्वतंत्रता पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके लिए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता देनी होती है कि हम रुचि के अनुसार अपना कार्य हम करें। और इस स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति दास्ता में जकड़ा रहेगा। और यहीं पर अंबेडकर जी दास्ता की एक नई परिभाषा हमारे सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि दास्ता केवल कानूनी नहीं होती, केवल कानूनी पराधीनता ही दास्ता नहीं है कि हमें जेल में बंद कर दिया जाए, बल्कि यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार
व कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यानी हम दूसरों के अनुसार कार्य करें, हमें मजबूर किया जाता है, विवश किया जाता है कि आप जिस जाति के हैं आप उसी जाति का कार्य करें। तो यह विवशता, यह मजबूरी भी दासता ही है। और आखिरी बिंदु है समता। तो लेखक कहते हैं कि मनुष्य की जो क्षमता है 3 बातों पर निर्भर है: शारीरिक वंश परंपरा, सामाजिक उत्तराधिकार और मनुष्य के अपने प्रयत्न। और इन तीनों दृष्टियों में मनुष्य समान नहीं होते। कोई उच्च वंश में जन्म लेता है, कोई निम्न वंश में जन्म लेता है, किसी को अपने माता पिता से बहुत कुछ मिलता है, समाज से बहुत कुछ मिलता है, और कोई समाज से बहुत कम पाता है। तो क्या, और तीसरा है मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी हमारी अपनी कोशिशें। तो लेखक कहते हैं कि परंतु क्या इन तीनों कारणों से व्यक्ति से असमान व्यवहार करना चाहिए? प्रयास मनुष्य के वश में है, यानी शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार हमारे वश में नहीं होता, लेकिन जो हमारे प्रयास हैं, हमारे प्रयत्न, हमारी जो कोशिशें हैं वह हमारे वश में होती हैं। ठीक है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमान व्यवहार करना अनुचित है। लेकिन अगर जब बात होती है प्रयत्न की बात, कोशिशों की बात, जो पूरी तरह से 100% मनुष्य पर ही निर्भर करता है, वो हमारी कोशिश है कि हम अपना 100% लगाएं या हम कोशिश ही ना करें। तो इस आधार पर अगर असमान व्यवहार किया जाता है तो वह उचित है, परंतु शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पे हमें लोगों से असमान व्यवहार नहीं करने चाहिए। और अंत में लेखक एक राजनेता का उदाहरण देते हैं कि एक राजनेता को अनेक लोगों से मिलना होता है, उसके पास हर व्यक्ति के लिए अलग व्यवहार करने का समय नहीं होता। ऐसे में वह व्यवहार्य सिद्धांत का पालन करता है कि सब मनुष्य के साथ समान व्यवहार किया जाए। वह सबसे समान व्यवहार इसलिए करता है क्योंकि वर्गीकरण व श्रेणीकरण संभव नहीं है। कुछ कठिन शब्द हैं, पृष्ठवार उसके अर्थ दिए गए हैं। इस प्रकार निष्कर्षतः हम पाठ का निचोड़ इस प्रकार ले सकते हैं कि अंबेडकर जी बिल्कुल जाति के आधार पर श्रम विभाजन को नकारते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति के रुचि पर आधारित नहीं होता, उसकी क्षमता पर आधारित नहीं होता, वह जबरन थोपा जाता है। यदि हम व्यक्ति के रुचि और उसकी क्षमता के आधार पर कोई कार्य दें तो वह बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हो सकता है। और दूसरा पाठ का अंश है मेरे कल्पना का आदर्श समाज। तो वहाँ भी वो कहते हैं कि अगर एक समाज में भ्रातृता, स्वतंत्रता का यहाँ अर्थ है अपने कार्य को चुनने की स्वतंत्रता और समानता, यह 3 भाव समाज में रहेंगे तो वह समाज इनकी कल्पना का आदर्श समाज होगा, और ऐसे समाज में ही लोकतंत्र सफल हो सकता है। धन्यवाद।